नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज की कहानी है मालगुड़ी की कहानियों में से एक, हरे कोट के पीछे। तेज धूप और नीले आसमान के नीचे हरा कोट पहने वह आदमी आराम से खड़ा था। भीड़ बहुत थी, फिर भी वह सबको साफ नजर आ रहा था। गांव के लोग कमीज पहने और पगड़ियाँ बांधे, शहर के कोट और टोपियाँ लगाए, नंगे बदन भिखारी और रंग बिरंगी साड़ियों में औरतें छोटी छोटी दुकानों और सकरे रास्तों में एक दूसरे से टकराते चल रहे थे। फिर भी हरा कोट सबसे अलग दिखाई दे रहा था। बाजार का शोर शराबा और धीका मस्ती सब कुछ वहाँ थी। लोग दुकानदारों से मोलभाव करते, एक दूसरे से मिलते जुलते और नमस्ते राम राम करते। इस सब के ऊपर बाइबिल का प्रचार करने वाले की बुलंद आवाज़, और जब वह सांस लेने के लिए ठहरता तो दूसरे कोने से स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं देने वाला लाउड स्पीकर मलेरिया और टीबी से बचने के उपाय बताने लगता। इन सब के बावजूद हरा कोट मानो सबको निमंत्रण सा देता प्रतीत हो रहा था। राजू यह न्योता नकार नहीं सका। यह उसके स्वभाव में ही नहीं था कि इतने आकर्षक व्यक्ति को वह महत्व न दे। वह भीड़ से बिल्कुल अलग न होता और यह न भी जाहिर न होने देता कि लोगों में वह बहुत घुल मिल रहा है। वह जहाँ भी होता डरता रहता कि पुलिस उसे पहचान न ले। आज वह ज़्यादातर नंगे बदन सिर्फ एक जांघिया पहने और एक पगड़ी बांधे, जिससे उसका सिर पूरी तरह ढक सा गया था कि लोग गांव का किसान समझे घूम रहा था। एक दुकान के बगल में केले के छिलकों के एक ढेर पर बैठा वह भीड़ को देख रहा था। भीड़ को वह हमेशा बड़े ध्यान से देखता था। दरअसल यही उसका पेशा भी था। आमतौर से देखने पर वह घूमने फिरने वाला साधारण आदमी दिखता था और उसमें इतनी ही ताकत भी थी कि ध्यान से देखकर सही आदमी की जेब में हाथ डाल दे। देखा जाए तो यह एक जुआ ही था। कभी उसे जेब में कुछ भी ना मिलता और हाथ सही सलामत बाहर आ जाए तो वह अपने को भाग्यवान ही समझता था। कभी एक फाउंटेन पेन ही उसके हाथ लगता और कमेटी के पीछे बैठा खरीदार इसके लिए 4 आने से ज़्यादा नहीं देता था। और ऐसी चीज़ों से उसके पकड़े जाने का भी डर रहता था। राजू ने फैसला किया कि अब वह फाउंटेन पेनों को हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर उसे कोई प्लेट में रखकर भेंट भी करेगा तो वह नहीं लेगा। इससे बहुत परेशानी होती थी। इनसे स्याही टपकती रहती थी और ज़्यादा उपयोग भी ना था। खरीदार को भी बिल्कुल पसंद न थे। घड़ियाँ भी इसी श्रेणी में आती थी। राजू को सबसे ज़्यादा पसंद था बड़ा सा पर्स, जिसका पेट खूब फुला हुआ हो। अगर उसे पर्स होने का पता चलता तो वह उसे बड़ी सफाई से निकालने की कोशिश करता। उसमें रखे पैसे निकालकर पर्स को कहीं फेंक देता और खुश होकर घर जाता कि आज उसने अच्छा काम किया है। इसके बाद वह अपना मुंह पानी से धोता और सामान्य नागरिक बनकर फिर सड़कों पर निकल आता। बच्चों के लिए मिठाई, किताबें और स्लेटें खरीदता और कभी कभी बीवी के लिए कुर्ती का कपड़ा खरीद लेता। बीबी के बारे में उसका दिमाग हमेशा हल्का नहीं रहता था। जब वह ज़्यादा पैसा लेकर घर पहुंचता तो एक बड़ा हिस्सा लिफाफे में रखकर पहले कहीं छिपा देता, तब घर में घुसता। नहीं तो बीबी बहुत सारे सवाल पूछकर परेशान करती। वह जानना चाहती थी कि अब वह सचमुच सुधर गया है और भी कमाता है, कमीशन के रूप में ही कमाता है। यद्यपि कमीशन क्या होता है यह वह बिल्कुल नहीं जानती थी। यह शब्द उसे अच्छा और सही लगता था। राजू छिलकों के ढेर से उठा और हरे कोट के पीछे लग गया। वह उससे 3 कदम पीछे चलने लगा। यह फासला उसे ठीक लगता था और अनुभव से उसने इसे जाना था। दोनों के बीच का फासला इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी का हाथ पर्स से कितना दूर है इसका पता ही न चले, और इतने पास भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को संदेह होने लगे। इसका फैसला अच्छी गणना के बाद किया जाना चाहिए और यह एकदम संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल उस शिकारी की तरह जो सभी तरह के जानवरों का पीछा करता है और शिकार के बाद सही सलामत घर वापस पहुंचना चाहता है। जंगल के शिकारी का काम इसलिए आसान होता है क्योंकि उसे शिकार की सुरक्षा का विचार नहीं करना पड़ता। इस काम में शिकार को पता भी न चलने देने के हिसाब से काम करना पड़ता है। उसे चोट पहुंचाने का इसमें सवाल ही नहीं उठता।
राजू बड़े धीरज से इंतजार करता रहा। एक दुकान पर खड़ा चटाइयों का मोल भाव करता रहा। बगल में हरा कोट एक ठेले वाले से नारियल कटवाकर आराम से पी रहा था। लगता था वह यहाँ से हटेगा ही नहीं। भीतर का सारा दूध पीकर उसने धीरे धीरे उसे कटवाकर गुदा निकलवाया और आराम से खाने लगा। सफ़ेद मीठा मज़ेदार नारियल का गुदा उसे खाते देखकर राजू के मुंह में भी पानी भरने लगा, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू किया। धंधे के समय खाने पीने में वक्त बर्बाद करना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इससे शिकार हाथ से हमेशा के लिए निकल जा सकता था। गुदा खाने के बाद हरे कोट ने अपना बटुआ निकाला और नारियल की कीमत पर उससे बहस करने में लग गया। उसकी आवाज़ भारी आरे की तरह खरखराती थी, जो राजू को अच्छी नहीं लगी। वह चीते की गुर्राहट की तरह थी, लेकिन वह शिकारी ही क्या, जो गुर्राहट से डरकर अपने शिकार को हाथ से निकल जाने दे। पैसे के लिए वह जिस तरह नारियल वाले से लड़ झगड़ रहा था, यह भी राजू को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि यह घटिया और कंजूस आदमी है। पैसे का इसे बहुत लालच है। जब ऐसे लोगों का बटुआ गायब हो जाए तो ये बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं। आखिरकार हरा कोट आगे बढ़ा। वह एक गुब्बारे की दुकान पर रुका। बहुत मोलभाव करके एक गुब्बारा खरीदा। यह भी राजू को पसंद नहीं आया। वह कह रहा था, गुब्बारा ऐसे बच्चे के लिए है जिसकी माँ नहीं है। मैंने उससे वादा किया है कि गुब्बारा ज़रूर लाऊंगा। अगर मेरे घर पहुंचने से पहले यह रास्ते में फट जाता है या खो जाता है तो बच्चा रात भर रोता रहेगा और मुझे तकलीफ़ होगी। राजू को एक स्टॉल के पास अपना मौका मिल गया, जहां अखबार पढ़ते गांधी जी की मोम से बनी एक प्रतिमा को देखने के लिए लोग उमड़े पड़े थे। 15 मिनट बाद राजू पर्स का मुआयना कर रहा था। सबसे अलग एक टूटी दीवार के पीछे उसने इसे खोला। इसमें 20 रुपये के नोट और 10 रुपये के सिक्के थे। कुछ फुटकर पैसे भी थे। पैसे उसने यह सोचकर जांघे की जेब में रख लिए कि भिखारियों को दे देगा। यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। मेले के शुरू वाले हिस्से में एक अंधा चीख चीख कर भीख मांग रहा था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। आज की दुनिया में दूसरों के लिए सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है। 30 रुपये उसने अपनी पकड़ी के सिरे पर गांठ बांध लिए। उसे दोबारा फिर ठीक से पहन लिया। इन पैसों से महीने के बाकी दिन आराम से गुजर जाएंगे। 15 दिन तक वह भले आदमी की ज़िंदगी गुजारेगा और बीवी बच्चों को सिनेमा दिखाने भी ले जाएगा। अब खाली बटुआ उसके हाथ में था। अब उसका काम यही रह गया था कि उसे किसी कुएं में फेंक दे, हाथ झाड़कर साफ कर ले और राजाओं की तरह स्वच्छ मन और इज्जत से मेले में घूमे फिरे। उसने कुएं के भीतर झांका। नीचे थोड़ा सा पानी था। हो सकता है बटुआ पानी पर तैरने लगे, और तैरता हुआ पर्स बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। उसने बटुआ खोला कि उसमें कंकड़ पत्थर भरकर कुएं में डाल दे, जिससे वह पानी की सतह पर तैरने की जगह नीचे जाकर तली में डूब जाए। तभी उसे बटुए में गुब्बारा दिखाई दिया, जो तह करके रखा हुआ था। उसे याद आया कि गुब्बारा हरे कोट ने अपने बच्चे के लिए खरीदा था और बड़ी देर तक इसके लिए मोलभाव करता रहा था। उसने सोचा, इसे पर्स में रखने की क्या ज़रूरत थी। बड़ों की इन्हीं लापरवाहियों से बच्चों को परेशानियां होती है। उसे क्रोध आ गया और कल्पना में वह देखने लगा कि दरवाजे में खड़े गुब्बारे का इंतजार कर रहे बिन माँ के बच्चे पर पिता को जब जेब में हाथ डालने पर पर्स नहीं मिलता, उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। इस कल्पना से वह सहम गया। माँहीन बच्चे की स्थिति का विचार करके राजू जैसे रोने को हो आया। बच्चे को सांत्वना देने वाला भी कोई न होगा। अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो हो सकता है यह गुंडा उसे पीटने लगे। इसकी शक्ल से यह हरगिज़ नहीं लगता कि यह बच्चों की भाषा जानता होगा। राजू ने सोचा कि बच्चा उसके दूसरे बेटे के बराबर होगा और उसका मन दया से भर उठा। मान लो मेरी अपनी बीवी चल बसी होती, वैसे इससे उसकी कठिनाइयाँ कम ही होती, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपने पैसे छुपा कर रखने पड़ते थे। खैर,
उसने इस बात पर ज़्यादा सोचना सही नहीं समझा। यह मुख्य मुद्दा नहीं था। यदि पत्नी ना रहे तो उसे अफसोस तो बहुत होगा और बच्चों को प्रसन्न रखने में भी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। उसने फैसला किया कि माँहीन बच्चों को यह गुब्बारा मिलना ही चाहिए, लेकिन कैसे? उसने दीवार के पीछे से झाँक कर देखा। भीड़ काफ़ी दूर नज़र आ रही थी। गुब्बारा वापस तो किया नहीं जा सकता। यही किया जा सकता है कि उसे पर्स में फिर रख दिया जाए और फिर से पर्स को चुपचाप हरे कोट की जेब में डाल दिया जाए। हरे कोट वाला बाइबिल का प्रचार करने वालों के सामने भीड़ को देख रहा था। वक्ता जोर जोर से भाषण दे रहा था। उसके सामने गोला बनाए लोग सवाल पूछ रहे थे, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? उत्तर सुनने के लिए लोग चुप हो गए। राजू हरे कोट के पास पहुंच गया। गुब्बारा पर्स में था और पर्स उसकी हथेलियों में। अब इसे वह जेब में डाल देगा। हाथ हिलाते ही राजू को अपनी गलती समझ में आ गई। हरे कोट ने हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, पॉकेट मार। सवाल पूछने वाले ईश्वर की समस्या भूल गए और राजू की तरफ घूमे, जो खुद चिल्लाने लगा था, मुझे छोड़ो। हरे कोट ने झपट कर उसे जोर का चाटा मारा। इस चोट से राजू जैसे अंधा ही होने लगा। एक क्षण के लिए वह भूल गया कि वह कहाँ है और यह भी कि वह है कौन। आँखों के आगे से अंधेरा जब कुछ कम हुआ और धुंध कुछ छटी तो उसने आंखें खोली और देखा कि हरा कोट उसे ही नहीं, सारी दुनिया को घेरे खड़ा है। वह दूसरा वार करने के लिए तैयार हो रहा था। राजू बहुत डर गया। कहने लगा, मैं तो आपका पर्स वापस कर रहा था। हरे कोट ने दांत पीसे और बांह की हड्डियां तोड़ दी। लोग हंसने लगे और कुछ ने खुद भी उसे थप्पड़ मारे। राजू मजिस्ट्रेट के सामने भी यही कहता रहा कि मैं तो पर्स वापस रख रहा था। लोग हंस रहे थे। फिर पुलिस की दुनिया का यह आम मजाक बन गया। राजू की बीवी जेल में उससे मिलने आई तो रोकर कहने लगी, तुमने हम सबको शर्मिंदा किया है। राजू गुस्से से बोला, क्यों किया है? मैं तो पर्स उसकी जेब में रख रहा था। 18 महीने की सज़ा काटकर जब वह वापस लौटा तो सोचता रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने खुद से कहा, अगर अब मैं फिर कभी किसी की जेब काटूंगा तो वापस हरगिज़ नहीं रखूंगा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ईश्वर ने उस जैसे लोगों को एक तरफा सफाई ही प्रदान की है। ये उंगलियां पर्स बाहर निकाल तो सकती हैं, लेकिन उसे वापस जेब में नहीं रख सकती। और इसी अंत के साथ इस कथा का भी अंत हुआ। धन्यवाद।